हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ प्रवीण। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस की। हम डायमेंशंस के बारे में जानेंगे। डायमेंशन होता क्या है, डायमेंशनल फार्मूला किसे बोलते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन किसे बोलते हैं, और साथ में हम अलग अलग टाइप के क्वांटिटीज़ का डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे इस लेक्चर में। सो दोस्तों, ये वीडियो पूरा एंड तक देखो और आपको आज के बाद कभी भी डायमेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कैसे डायमेंशन निकालते हैं वो आज के इस लेक्चर में आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं डायमेंशन से। सो एज वी नो, देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज विच आर लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। These 7 quantities in SI system are known as 7 dimensions of the physical world। जो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ये सातों क्वांटिटीज़ को हम फिजिकल वर्ल्ड का डायमेंशन बोलते हैं। तो इनको डायमेंशनल फॉर्म में हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, सो पहले ये देख लेते हैं कि डायमेंशंस होता क्या है। So dimension is what? Dimensions of a physical quantity are the powers to which unit of the base quantities are raised in order to obtain unit of a given physical quantity। इसका मतलब है किसी दिए हुए फिजिकल क्वांटिटी का, यानी कोई डिराइव्ड क्वांटिटी, किसी डिराइव्ड क्वांटिटी या किसी गिवन फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट ऑब्टेन करने के लिए फंडामेंटल यूनिट्स पे या फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स पे जो पावर रेस किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? डायमेंशन बोलते हैं। द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द यूनिट्स ऑफ द बेस क्वांटिटीज आर रेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी। सो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी, the fundamental quantities, the unit of the fundamental quantities like for length is represented by capital L enclosed in a square bracket. Unit of mass, that is kilogram, is represented by capital M enclosed in a square bracket. अगर कोई पूछे लेंथ का डायमेंशन क्या है तो इट इज कैपिटल L इनक्लोज्ड इन ए स्क्वायर ब्रैकेट। मास का क्या होगा डायमेंशन? इनक्लोज्ड कैपिटल M इनक्लोज्ड इन ए स्क्वायर ब्रैकेट। ऐसे ही हम नेक्स्ट टाइम का निकाल लेंगे। तो टाइम का क्या हो जाएगा? टाइम का हो जाएगा इट इज कैपिटल T। इसके बाद टेम्परेचर का क्या हो जाएगा? टेम्परेचर का हो जाएगा कैपिटल K। इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट का क्या हो जाएगा? करंट का डायमेंशन हो जाएगा इट इज कैपिटल A। बहुत सारे बुक्स में कैपिटल I लिखा होता है, बट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल A इनक्लोज्ड इन ए स्क्वायर ब्रैकेट। इसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी का इसका हो जाएगा डायमेंशन कैपिटल L, सॉरी CD हो जाएगा। एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का इसका हो जाएगा MOL। बहुत सारे बुक्स में इसको हम म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत सारे बुक्स में ऐसा दिया गया है। ओके, तो ये 7 डायमेंशंस है। क्या है? कैपिटल L, कैपिटल M, कैपिटल T, कैपिटल K, कैपिटल A, ये CD हो जाएगा, MOL हो जाएगा, मोल हो जाएगा, किसमें? इनक्लोज इन ए स्क्वायर ब्रैकेट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट ऑल दीज डायमेंशंस इन ए स्क्वायर ब्रैकेट। बिना स्क्वायर ब्रैकेट का हम इनको नहीं लिख सकते हैं। ओके, तो ये सातों के बेसिस पे हम क्या करेंगे? डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे। राइट, सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? A formula which shows how and which of the base quantities are involved to represent a derived quantity is called dimensional formula. What is dimensional formula?
A formula which shows how and which of the base quantities are involved to represent a derived quantity is called as dimensional formula. And dimensional equation क्या होता है? The physical quantity equated by its dimensional formula, यानी जिस physical quantity का हमको dimensional formula पता है, उसी physical quantity को हम उसके dimensional formula से equate कर देंगे, तो जो भी हमको मिलेगा that is called as dimensional equation. So let's find out the dimensional formula and dimensional equation. देखते हैं dimensional formula और dimensional equation होता क्या है. के तौर पे लिख लेते हैं. एरिया क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेड. ओके, तो अगर हमको डायमेंशन ऑफ एरिया पूछा गया तो हम ऐसा लिखेंगे डायमेंशन ऑफ एरिया. इसका मतलब है इसको हम इसको क्या रीड करेंगे? डायमेंशन ऑफ एरिया. जब भी स्क्वायर ब्रैकेट लगा इसका मतलब है कि एरिया का डायमेंशन, या इसी को हम ऐसा रीड कर सकते हैं डायमेंशन ऑफ एरिया. एंड ये किसके बराबर हो जाएगा? ये लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है, और ब्रेड्थ का यूनिट भी क्या होता है? मीटर ही होता है. तो दोनों का यूनिट सेम है, तो दोनों का डायमेंशन भी क्या होगा? सेम होगा. तो लेंथ के लिए हम किसका डायमेंशन यूज करते हैं? क्या डायमेंशन का यूज करते हैं? कैपिटल एल इनक्लोज्ड इन ए स्क्वायर ब्रैकेट. ब्रेड्थ का भी यूनिट सेम है, तो इसका भी डायमेंशन सेम ही होगा. क्या हो जाएगा? कैपिटल एल इनक्लोज्ड इन ए स्क्वायर ब्रैकेट. सो हियर वी कैन राइट L to the power 2. ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि L का पावर 2 है, बट यहाँ पे मास का जो टर्म है वो एब्सेंट है, और टाइम का टर्म भी क्या है? एब्सेंट है. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज m to the power 0, L to the power 2 एंड t to the power 0. यही जो ब्रैकेटेड टर्म मिला है, यही आपका जो ब्रैकेटेड टर्म है, इसी को हम बोलते हैं क्या? डायमेंशनल फॉर्मूला. दिस इज कॉल्ड एज डायमेंशनल फॉर्मूला. ये ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है, ये क्या बता रहा है? मास, लेंथ और टाइम के बीच क्या रिलेशन है, ये कैसे इन्वॉल्व है. तो इसका मतलब क्या है? हम ये लिख सकते हैं ना कि एरिया इज रिक्वायर्ड zero dimension of mass, zero dimension of time, in addition to two dimension of length. कहने का मतलब एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको जीरो डायमेंशन ऑफ मास की जरूरत पड़ेगी, जीरो डायमेंशन ऑफ टाइम की जरूरत पड़ेगी, और दो डायमेंशन ऑफ लेंथ की जरूरत पड़ती है. या हम ये बोल सकते हैं कि द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया कंसिस्ट ऑफ टू डायमेंशंस ऑफ लेंथ, जीरो डायमेंशन ऑफ मास एंड जीरो डायमेंशन ऑफ टाइम. अगर हमने इसी को इस तरीके से लिख लिया, एरिया को हमने ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख लिया, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? m टू द पावर 0, L टू द पावर 2 एंड t टू द पावर 0. देन इसी को हम, इस पूरे एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे डायमेंशनल इक्वेशन. क्या बताया था आपको बच्चों? आपको यही बताया था कि अगर हम फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फॉर्मूला से इक्वेट कर देंगे तो जो भी हमको मिलेगा एक्सप्रेशन, दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज डायमेंशनल इक्वेशन. खाली इसकी बात करें तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला है, लेकिन ये पूरे की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? कैपिटल A इज इक्वल टू m टू द पावर 0, L टू द पावर 2, t टू द पावर 0 इज कॉल्ड एज डायमेंशनल इक्वेशन. अच्छा, डायमेंशन क्या होता है? क्या इसको हम डायमेंशन बोलेंगे? नहीं. डायमेंशन होता क्या है? एक्चुअल में डायमेंशन जो है वो m का पावर और l का पावर और t का पावर होगा डायमेंशन. तो अगर एरिया का डायमेंशन पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे? एरिया का डायमेंशन होगा 0 किसमें? 0 इन लेंथ, 0 इन मास, 2 इन लेंथ एंड 0 इन टाइम.
ये डायमेंशन होगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि एरिया का डायमेंशन क्या होगा, तो हम ऐसा बताएंगे 0 इन मास, 2 इन लेंथ एंड 0 इन टाइम। ऐसे ही हम किसी भी फिजिकल इक्वेशन का हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशन बता सकते हैं, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। जैसे हमको पता है कि वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है m टू द पावर 0, l टू द पावर 1, t टू द पावर -1। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि वेलोसिटी रिक्वायर्स 0 डायमेंशन इन मास, 1 डायमेंशन इन लेंथ एंड -1 डायमेंशन इन टाइम। इससे क्या पता चलता है कि v किन किन क्वांटिटीज पे, किन किन फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है। तो v डिपेंड करता है लेंथ पे और v डिपेंड करता है टाइम पे, बट v मास पे डिपेंड नहीं करता है। ऑलराइट, सो ये हो गया हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन एंड डायमेंशन क्या होता है। ऑलराइट बच्चों, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम डायमेंशंस फाइंड आउट करेंगे किसका, कुछ क्वांटिटीज का जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी क्वांटिटीज का हम क्या करते हैं, हमको जब बेसिक डायमेंशंस पता हो जाएगा कुछ क्वांटिटीज का, तो उनके बेसिस पे हम बाकी क्वांटिटीज का भी डायमेंशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी 3 टाइप्स ऑफ द क्वांटिटीज। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज dimensional quantity, and second one is called as dimensionless quantity, dimensionless quantity, and third mathematical functions। डायमेंशनलेस क्वांटिटी में 2 टाइप की क्वांटिटीज आएंगी। इसमें पहला जो रहेगा वो डायमेंशनल वेरिएबल रहेगा, डायमेंशनल वेरिएबल्स, एंड दूसरा जो रहेगा वो डायमेंशनल कांस्टेंट रहेगा। यानी वो क्वांटिटीज जिनके पास डायमेंशन होगा साथ में वेरिएबल होगा, वो क्वांटिटीज जिनके पास डायमेंशन होगा बट वो कांस्टेंट रहेंगे। ऐसे ही डायमेंशनलेस क्वांटिटी में भी 2 टाइप का रहेगा। कौन कौन सा, डायमेंशनलेस क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा, एंड दूसरा क्या रहेगा, दूसरा हमारा रहेगा डायमेंशनलेस कांस्टेंट। एंड यहां पे हम मैथमेटिकल फंक्शंस की बात करते हैं, तो मैथमेटिकल फंक्शन में भी 2 टाइप का रहेगा। एक हमारा रहेगा कैलकुलस फंक्शन। कैलकुलस फंक्शन में हम डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन वाले टर्म का क्या करेंगे, डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे। और जो दूसरा रहेगा उसमें क्या क्या रहेगा, दूसरे वाले में हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रहेगा, लॉगरिथमिक रहेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होंगे। इन सब का हम डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे। ऑलराइट, कौन कौन सा है, 3 डायमेंशनल क्वांटिटी में हम, डायमेंशनल क्वांटिटीज में हम कौन कौन सा पढ़ेंगे, डायमेंशनल क्वांटिटीज में हम पहला डायमेंशनल वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर डायमेंशनल कांस्टेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, डायमेंशनलेस वेरिएबल्स एंड डायमेंशनलेस कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है डायमेंशनलेस, यहाँ पे भी मैंने वही किया है। और यहाँ पे मैथमेटिकल फंक्शंस में हम 2 टाइप के मैथमेटिकल फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, पहले कैलकुलस फंक्शन के बारे में, फिर दूसरा जो रहेगा हम ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, इसमें जो भी आएगा हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो 1 बाय 1 देखते हैं। पहला हम जो भी डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे वो डायमेंशनल क्वांटिटीज के बारे में, जिसमें हमारा पहला रहेगा डायमेंशनल वेरिएबल्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टू राइट द डायमेंशंस ऑफ द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। तो उसके लिए हमको बच्चों टेबल बनाना पड़ेगा। तो
हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिजिकल क्वांटिटी लिखेंगे। फिजिकल क्वांटिटी पहले टेबल में, दूसरे में क्या रहेगा, रिलेटेड फॉर्मूला रहेगा, एंड तीसरे में एसआई यूनिट, एंड जो नेक्स्ट टेबल रहेगा हमारा उसमें डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा। तो पहला हम एरिया से स्टार्ट करते हैं। एरिया जिसका फॉर्मूला आपको पता है, इट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इसका एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर इंटू मीटर, यानी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, एंड इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, देखो डायमेंशन आप तभी निकाल सकते हो या तो आपको रिलेटेड फॉर्मूला पता हो या तो आपको उसका एसआई यूनिट पता हो, दोनों में से कोई एक पता रहेगा। यू कैन इजीली फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनी गिवन फिजिकल क्वांटिटी। सो यहाँ पे क्या है, मीटर स्क्वायर है, यानी लेंथ का खाली पावर 2 होगा, बाकी सबका क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट वॉल्यूम, वॉल्यूम को हम क्या लिखते हैं, इट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। ओके, सो इसका भी मीटर, इसका भी मीटर, इसका भी मीटर, तो इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब। एंड यहाँ पे डायमेंशन में क्या हो जाएगा, L टू द पावर 3, बाकी सबका 0 हो जाएगा पावर। राइट, नेक्स्ट वन इज व्हाट, नेक्स्ट वन इज डेंसिटी। यहां से बच्चों आपको याद करने में भी आसानी रहेगी जब आप टेबल बनाएंगे तो। ओके, तो डेंसिटी क्या होता है, इट इज मास अपॉन वॉल्यूम। यूनिट क्या हो जाएगा, मास का होता है किलोग्राम और वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब, यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं केजी मीटर पावर -3। तो यहाँ से डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चों, केजी मतलब मास का क्या होगा, कैपिटल M होगा, और यहाँ पे मीटर क्यूब का क्या हो जाएगा बच्चों, इसका L टू द पावर 3 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज M टू द पावर 1 L टू द पावर 3, या तो हम इसको T के फॉर्म में भी, मैकेनिक्स में हम मास, लेंथ और टाइम तीनों को डिस्कस करते हैं तो तीनों के पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, M टू द पावर 1 L टू द पावर 3 एंड T टू द पावर 0। जरूरी नहीं है कि ये अगर M का पावर 1 है तो इसको रिप्रेजेंट करो, बट -1 होगा तो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, M L टू द पावर 3 एंड T टू द पावर 0। दिस इज, सॉरी यहाँ पे पावर माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, L टू द पावर -3। ऑलराइट, इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे स्पीड या वेलोसिटी की। स्पीड या वेलोसिटी की दोनों का यूनिट एंड डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। आपको पता है कि स्पीड या वेलोसिटी किसके बराबर होता है, इट इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर, और टाइम का क्या हो जाएगा, सेकेंड्स, एंड दिस कैन बी रिटन एज मीटर सेकेंड पावर -1। तो यहाँ से डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चों, मीटर का L पावर 1 हो जाएगा अपॉन टाइम का T पावर 1 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, L पावर 1 T पावर -1, या हम इसको इस तरीके से, यहाँ पे मास का टर्म एब्सेंट है तो M टू द पावर 0, यहाँ पे L पावर 1 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट -1 यहाँ पे T का पावर है तो इसको ज़रूर लिखेंगे। ये हो गया डायमेंशन किसका, स्पीड या वेलोसिटी का। इसके बाद बच्चों हमारा एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, इट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, टाइम रिक्वायर्ड टू मेक दिस चेंज। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी हो या चेंज इन वेलोसिटी, यूनिट तो सेम ही रहेगा, तो डायमेंशन भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो चेंज इन वेलोसिटी का हमको पता है कि मीटर पर सेकेंड ही होगा, ये मीटर सेकेंड पावर -1 अपॉन टाइम का क्या हो जाएगा, सेकेंड, तो हम इसको लिख सकते हैं मीटर सेकेंड पावर -2।
तो यहाँ से हम डायमेंशन डायरेक्टली लिख सकते हैं बच्चों। जो हमारा डायमेंशन यहाँ पे आया था वेलोसिटी का, उसमें क्या करेंगे, टी का पावर -1 कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, विल गेट ईजिली m टू द पावर 0 l टू द पावर 1, t का एक पावर और माइनस कर देना है, तो ये हो जाएगा t टू द पावर -2। नेक्स्ट वन इज व्हाट, नेक्स्ट वन इज मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। ओके, हम पूरा मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं। मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोमेंटम क्या होता है, इट इज मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। ओके, तो मास का यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम, एंड वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, सीधे सीधे जो वेलोसिटी का डायमेंशन था उसमें मास का एक डायमेंशन क्या करना है, ऐड कर देना है, मास का एक पावर। तो हमको क्या मिल जाएगा बच्चों, इट इज m टू द पावर 1, और क्या मिल जाएगा, l टू द पावर 1, t टू द पावर -1। यहाँ पे l पावर 1 ऑलरेडी था, m का पावर 0 है, तो m का पावर क्या करना है, हमको 1 ऐड कर देना है। सो वी विल गेट व्हाट, डायमेंशन ऑफ दिस, हमको ये डायमेंशन मिल जाएगा किसका, मोमेंटम का, m l t पावर -1। नेक्स्ट वन इज बच्चों, नेक्स्ट वन इज फोर्स। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास का क्या हो जाएगा, मास का होता है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का निकाला है बच्चों यहाँ पे मीटर पर सेकेंड, मीटर सेकेंड पावर -2, और इसी को हम बोलते हैं न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, जो भी एक्सेलरेशन का डायमेंशन निकाला हुआ है यहाँ पे, इसमें क्या था, मास का टर्म एब्सेंट था, मास का पावर 0 था, बट यहाँ पे क्या है, मास का एक पावर आ चुका है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, m पावर 1 और l पावर 1 ऑलरेडी था, इसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं, अगर पावर 1 है तो m l, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, t टू द पावर -2। आप चाहो तो 1 लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, m टू द पावर 1, l टू द पावर 1, t टू द पावर -2। ये हो गया बच्चों फोर्स का। अच्छा, फोर्स के जैसा अगर हम बात करें तो फोर्स के अलावा हम थ्रस्ट का भी डायमेंशन यही मिलेगा, टेंशन का भी डायमेंशन क्या मिलेगा, सेम ही मिलने वाला है, क्योंकि यूनिट क्या होता है, सेम होता है। या फ्रिक्शन की बात करें तो इसका भी डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। यानी किसी भी टाइप का फोर्स हो, किसी भी फॉर्म में कोई भी फोर्स हो, सबका यूनिट और डायमेंशन क्या होगा बच्चों, सेम होगा। तो ये हमको मिल गया फोर्स का डायमेंशन क्या है, इट इज m l t टू द पावर -2। नाउ लेट अस फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अनदर फिजिकल क्वांटिटी। आगे क्या है, प्रेशर है, और प्रेशर के साथ साथ हमारा जो हमने स्ट्रेस के बारे में पढ़ा हुआ है, तो स्ट्रेस का भी डायमेंशन क्या होता है, सेम ही होता है। तो हम प्रेशर का जो भी डायमेंशन होगा वही स्ट्रेस का डायमेंशन होगा। याद रखना, जो डायमेंशन है वो क्वालिटी पे डिपेंड करता है, यानी क्वालिटी को एक्सप्लेन करता है, इट डजंट टेल अबाउट द क्वांटिटी। ओके, सो लेट्स राइट, प्रेशर क्या होता है, इट इज फोर्स या थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। तो बच्चों थ्रस्ट का वही है जो फोर्स का होता है ना। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट है न्यूटन, और एरिया का क्या है, मीटर होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब जो भी थ्रस्ट का डायमेंशन था उसमें हम लेंथ का पावर -2 क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं थ्रस्ट का क्या था बच्चों, इट वाज m l t टू द पावर -2। डिवाइड कर लेते हैं, किससे डिवाइड कर लेते हैं, एरिया के डायमेंशन से। एरिया का डायमेंशन क्या होगा, l टू द पावर 2, है ना। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा m पावर 1। अच्छा, किस पे फर्क पड़ेगा, यहाँ पे पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगा। ओके, तो l टू द पावर 1 -2 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, एंड यहाँ पे क्या बचेगा, t टू द पावर -2। तो हम इसको बच्चों क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा m l पावर -1 t टू द पावर -2। स्ट्रेस का भी यही डायमेंशन होगा। और इसके अलावा और किसका सेम होगा, जितने भी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी,
आपने पढ़ा होगा। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कौन कौन सा होगा? यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। इनका भी यूनिट एंड डायमेंशन क्या होगा बच्चों? सेम होगा। ऑलराइट, अब इसके बाद हम बात करेंगे प्रेशर का हो गया, इसके बाद हम बात करते हैं पावर की। तो पावर किसके बराबर हो जाएगा? पावर का डायमेंशन क्या हो जाएगा? पावर का डायमेंशन, पावर से पहले हम वर्क डन का फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो वर्क डन का या वर्क का डायमेंशन क्या होगा? वर्क डन क्या होता है? इट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, और इसका यूनिट क्या होता है? मीटर। न्यूटन इंटू मीटर, इसी को हम क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। अब हमको बच्चों करना क्या है? जो फोर्स का डायमेंशन था उसमें मीटर का डायमेंशन यानी लेंथ का डायमेंशन क्या करना है? ऐड कर लेना है। तो हमको पता है कि फोर्स का डायमेंशन क्या था? mL/T⁻⁻², और मीटर यानी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का हमको डायमेंशन ऐड कर लेना है, इनटू क्या हो जाएगा? L⁻1। तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, कितना हो जाएगा? टोटल पावर 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? mL⁻²T⁻²। ओके, अब सेम डायमेंशन किसका होगा बच्चों? यही वर्क है। आपको पता है कि जितनी भी एनर्जीज हैं सबका डायमेंशन क्या होता है? सेम होता है। जैसे मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी इज ½ mv²। तो हाफ तो कांस्टेंट है, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। तो मास का क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक है m है, तो इसका हो जाएगा किलोग्राम, और ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो वेलोसिटी का स्क्वायर मीटर पर सेकंड होता है, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2 हो जाएगा। तो सेम देखो डायमेंशन यहाँ पे भी हो जाएगा। क्या है यहाँ पे किलोग्राम है, किलोग्राम का पावर 1 है, तो यहाँ पे m पावर 1 हो जाएगा। मीटर स्क्वायर है तो l पावर 2 हो जाएगा। सेकंड पावर -2 है तो यानी T⁻²। सेम हो गया। तो जितनी भी टाइप की एनर्जी होंगी, काइनेटिक हो या पोटेंशियल हो, है ना, जितनी भी एनर्जी हो या हीट हो, सबका यूनिट एंड डायमेंशन क्या होगा? सेम ही होगा। हीट को हम कैलोरी में मेजर करते हैं, बट डायमेंशन क्या होगा? सेम ही रहेगा। ओके, तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? नेक्स्ट हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स की, पावर की। हमारा नेक्स्ट डायमेंशन रहेगा किसका? पावर का। तो पावर क्या होता है? पावर इज वर्क डन, द रेट ऑफ डूइंग मैकेनिकल वर्क, है ना, द रेट ऑफ डूइंग मैकेनिकल वर्क या द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क, जो भी है, तो ये होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है। वर्क डन का वर्क का आपको भी पता है क्या है? जूल है, अपॉन टाइम का क्या हो जाएगा? सेकंड, तो ये हो जाएगा जूल पर सेकंड, और इसी को हम क्या बोलते हैं? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉट। तो हमको करना क्या है? जो वर्क का डायमेंशन था उसमें T⁻⁻1 और ऐड कर लेना है। तो ये वर्क डन है। वर्क डन का क्या है? यही अभी मैंने निकाला, जो भी एनर्जी या वर्क जो भी है वो सेम ही है, ठीक है। mL⁻2 T⁻⁻2 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे सेकेंड पावर -1 है, या अपॉन कर दो, T⁻1 कर दो, या T⁻1 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा कितना? इट इज mL⁻2 T⁻⁻3। ओके, नेक्स्ट हम किसका निकालेंगे बच्चों? नेक्स्ट हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स की। मोमेंट ऑफ फोर्स या कपल की बात करें, है ना, तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? सेम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स इनटू मोमेंट आर्म होता है, बात वही है, डिस्प्लेसमेंट ही। इसका भी यूनिट क्या रहेगा? इसका यूनिट रहेगा न्यूटन मीटर। तो सब मिला के न्यूटन मीटर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो जो वर्क का डायमेंशन होता है यहाँ पे भी वही डायमेंशन होगा, mL⁻2 T⁻⁻2 हो जाएगा। ये हो गया मोमेंट ऑफ फोर्स की बात, है ना। अब बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? किसके बराबर? इट इज आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अच्छा, आर्क लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। रेडियस का भी यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। कट हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई डायमेंशन होगा? नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? m⁻0 L⁻0 T⁻0, या सिंपली हम इसको 1 भी लिख सकते हैं।
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। आगे चलते हैं बच्चों। एंगुलर स्पीड किसके बराबर होता है? एंगुलर स्पीड इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट क्या होता है? टाइम होता है। इसका यूनिट क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड्स, है ना, रेडियन पर सेकेंड्स, या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं रेडियन पर सेकेंड। अब रेडियन किसका यूनिट होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। ओके, सॉरी मैं यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखना भूल गया था, उसका यूनिट, मतलब यूनिट तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का होता है, रेडियन होता है, ठीक है, बट डायमेंशन नहीं होता है उसका। यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। तो रेडियन पर सेकेंड, रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं होता है, रेडियन मतलब एंगल, एंगल का कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। ये एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास यूनिट है बट डायमेंशन नहीं है। एंगल के पास यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? इट इज़ 1/T, यानी T टू द पावर -1 हो जाएगा डायमेंशन, या ऐसा लिख सकते हैं m⁻0 l⁻0 T⁻−1 हो जाएगा। इसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करेंगे। एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता क्या है? एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी, स्पीड वेलोसिटी दोनों का सेम ही रहेगा भाई, एंगुलर स्पीड है। इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, तो यानी सेकेंड पावर -2, और इसका डायमेंशन सीधे सीधे क्या हो जाएगा? T⁻2 हो जाए, T⁻−2 हो जाएगा यहाँ पे, या इसको हम लिख सकते हैं m⁻0 l⁻0 T⁻−2 एंगुलर एक्सेलरेशन। इसके बाद हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? इट इज समेशन ऑफ mi स्क्वायर, समेशन ऑफ mi ri स्क्वायर वेयर i रन्स फ्रॉम 1 to n। तो इसका यूनिट क्या होता है? यहाँ पे मास है तो मास का क्या होता है? किलोग्राम, और r क्या है? डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो सिंपली इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चों? किलोग्राम मतलब m⁻1, मीटर स्क्वायर यानी l⁻2, एंड टाइम एब्सेंट है T⁻0, या हम इसको लिख सकते हैं m l⁻2 T⁻0, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद क्या रहेगा? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? ये इसका फॉर्मूला क्या होता है? इट इज़ I × ओमेगा होता है। तो I का यूनिट अभी आपको पता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ओमेगा का यूनिट रेडियन पर सेकेंड, तो यानी हम रेडियन तो लिखेंगे नहीं, तो यहाँ पे रेडियन पर सेकेंड यानी सेकेंड पावर -1 हो जाएगा। तो सीधे सीधे इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? I का डायमेंशन लिखा है यहाँ पे, ओमेगा का डायमेंशन आपको पता है यहाँ पे, सीधे सीधे T⁻−1 कर देना, या यूनिट आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो जाएगा? m⁻1 l⁻2 एंड T⁻−1 हो जाएगा। इसके बाद रेडियस ऑफ गायरेशन है, और रेडियस ऑफ गायरेशन किसके बराबर होता है? इट इज स्क्वायर रूट ऑफ I/m के बराबर होता है। और सिंपली इसका जो यूनिट होता है वो मीटर होता है, क्योंकि ये एक रेडियस है या एक डिस्टेंस ही एक तरीके से, तो हम इसको मीटर लिखते हैं। तो इसका डायमेंशन क्या होगा? m⁻0 l⁻1 T⁻0 हो जाएगा, या सीधे सीधे हम l भी लिख सकते हैं, है ना, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, खाली l लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके बच्चों, और इसके बाद और भी बहुत सारी क्वांटिटीज़ है, जैसे सरफेस टेंशन हो गया। तो सरफेस टेंशन का क्या हो जाएगा? सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। तो फोर्स का क्या हो जाएगा? न्यूटन, और लेंथ का क्या हो जाएगा? पर मीटर, तो यानी मीटर पावर -1। तो जो भी फोर्स का डायमेंशन है उसमें हम क्या करेंगे? मीटर ऐड कर लेंगे। अब आपको पता है कि फोर्स का क्या होता है? m⁻1 होता है, l⁻1 होता है, T⁻−2 अपॉन लेंथ है, तो लेंथ का क्या हो जाएगा? l⁻1। देखो लेंथ से लेंथ क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा, लेंथ का पावर 0 हो जाएगा, तो क्या होगा? m⁻1 l⁻0 T⁻−2। ये डायमेंशन हो जाएगा किसका? दिस इज द डायमेंशन ऑफ द सरफेस टेंशन। आगे चार्ज की बात करते हैं। तो चार्ज आपको पता है कि I = Q/T होता है, तो Q को हम क्या लिख सकते हैं? Q = I × T। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? I का यूनिट क्या होता है? इट इज़ एम्पियर,
और टी का क्या हो जाएगा सेकेंड्स, और इसी को हम कूलम बोलते हैं। तो हमको जो भी डायमेंशन लिखना है आई और टी का लिखना है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, आई का ए हो जाएगा और टी का क्या हो जाएगा, कैपिटल टी हो जाएगा। ठीक है, या इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं m पावर 0 l पावर 0 t इंटू ए, ऐसा भी लिख सकते हैं सीक्वेंस में। इसके बाद तो इसके बारे में हम देख लेते हैं, या ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ई से, और ये किसके बराबर होता है, इट इज़ एफ बाई क्यू, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन, और चार्ज का क्या हो जाएगा पर कूलम, तो इसको कूलम पावर -1। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन m l t पावर -2, और चार्ज का डायमेंशन अभी लिखा हुआ था क्या होता है, a इंटू टी होता है। तो यहाँ पे इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, इट इज़ m l, और ये t ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, t टू द पावर -3 a टू द पावर -1। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल V से। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्या, इट इज़ वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। तो वर्क का क्या होता है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, जूल पर कूलम होगा, और इसी को हम क्या लिखते हैं, जूल पर कूलम को ही हम क्या लिखते हैं, वोल्ट लिखते हैं, कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, वर्क का डायमेंशन यानी m l पावर 2 t पावर -2 अपॉन चार्ज का यूनिट क्या हो जाएगा, चार्ज का यूनिट हो जाएगा हमारा a इंटू टी, चार्ज का डायमेंशन हो जाएगा a इंटू टी। सो बच्चों यहाँ पे डायमेंशन क्या हो गया, m l पावर 2 t टू द पावर -3 हो जाएगा, ये t ऊपर जाएगा, एंड a टू द पावर -1। इसके बाद हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट इलेक्ट्रिक करंट, V अपॉन आई होता है। तो V का तो भी हमने निकाल लिया है ना। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है वोल्ट पर एम्पियर, है ना, और इसी को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट पर एम्पियर को ही हम बोलते हैं ओम, या हम इसका सिंबल यूज़ करते हैं ओम का। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, वोल्ट का भी निकाला है, क्या होता है m l पावर 2 t पावर -3 a पावर -1 डिवाइडेड बाई करंट का यानी a पावर 1, और ये हो जाएगा सिंपली m l पावर 2 t पावर -3 a पावर -2 हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारा डायमेंशनल वेरिएबल्स का हमने क्या किया था, डायमेंशनल वेरिएबल के बारे में उसका डायमेंशन फाइंड आउट कर लिया, यानी वो क्वांटिटीज़ जिसके पास डायमेंशन है और जो वेरिएबल है जिसका वैल्यू फिक्स नहीं है। अब हम क्या करेंगे, कुछ कांस्टेंट्स, डायमेंशनल कांस्टेंट्स का डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे। पहला हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इनको बोलते हैं डायमेंशनल वेरिएबल, यानी डायमेंशन होता है, सॉरी इनको बोलते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कैपिटल G का डायमेंशन क्या होगा। तो इसके लिए बच्चों हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए। तो हमको पता है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाले फॉर्मूले से F इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल G m1 m2 बाई r स्क्वायर होता है। ये हमारा फॉर्मूला है। तो अगर हमको G का डायमेंशन चाहिए तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे बच्चों, कैपिटल G इज इक्वल टू ये हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2। सो अगर हमको G का डायमेंशन फाइंड आउट करना है तो हम ऐसे लिख लेंगे, डायमेंशन ऑफ कैपिटल G, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स का डायमेंशन m l t पावर -2, r क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा l पावर 2 अपॉन ये क्या है, मास है तो इसका m हो जाएगा, और ये भी मास है तो इसका भी क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं m का टोटल पावर क्या है, यहाँ पे +1 है, नीचे कितना है 2 है, ऊपर लेके जाएंगे -2, तो 1 -2 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो m टू द पावर -1। l का टोटल पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 2 3 हो जाएगा, एंड t का टोटल पावर क्या है, -2 है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज डायमेंशन ऑफ G। यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए हम दूसरा, हमारे पास डायमेंशनल कांस्टेंट है, दूसरा क्या है,
दूसरा है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका डायमेंशन फाइंड आउट करना है, तो इसका डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए हम कूलम्स लॉ का यूज़ करते हैं। कूलम्स लॉ है क्या, द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन द 2 पॉइंट स्टेशनरी चार्जेस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड इसको हम लिखते हैं Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो अब यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का हमको डायमेंशन चाहिए, तो एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पे लेके आओ और इसको यहाँ पे लेके जाओ, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई, ओके। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू Q1 Q2 अपॉन F इंटू आर स्क्वायर, ओके बच्चों। तो अब एप्सिलॉन नॉट का हमको डायमेंशन चाहिए, तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन इज इक्वल टू, ये देखो कांस्टेंट टर्म है भाई, ये 4 पाई, इसको हम बोलते हैं डायमेंशनलेस कांस्टेंट। इनका कोई डायमेंशन नहीं होता, ये कांस्टेंट भी होते हैं और डायमेंशन भी नहीं होता है, इनका कोई डायमेंशन नहीं होता, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड ही नहीं करता है, ना तो मैग्नीट्यूड को बताता है, ये खाली उसकी क्वालिटी को बताता है फिजिकल क्वांटिटी के। तो Q1 यानी कि चार्ज है तो A इंटू टी हो जाएगा, Q2 भी चार्ज है यानी A इंटू टी हो जाएगा, अपॉन फोर्स ये क्या हो जाएगा ML T (-2), और ये क्या है R डिस्टेंस का स्क्वायर है तो ये L(2) हो जाएगा। तो बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, M का टोटल पावर देखते हैं, इसको ऊपर लेके जाएंगे M⁻⁻1, L का टोटल पावर 1+2, बट ये डिनोमिनेटर में टोटल पावर 3 है, इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे L⁻³ हो जाएगा। नेक्स्ट हमको T का पावर देखना है, तो ये न्यूमरेटर में 1+1 ऑलरेडी 2 पावर है, ये -2 ऊपर जाएगा तो ये भी +2 हो जाएगा, तो ऊपर ऑलरेडी 2 पावर है, नीचे भी -2 पावर है, ऊपर जाके +2 हो जाएगा, तो टोटल पावर कितना हो जाएगा T⁴। एंड नेक्स्ट हमारा बचा A यानी कि करंट का डायमेंशन, तो यहाँ पे A⁻1 है, यहाँ पे भी A⁻1 है, तो टोटल कितना हो जाएगा A⁻2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। इसके अलावा भी बहुत सारे डायमेंशनल कांस्टेंट हैं जिसका हम डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे स्पीड ऑफ लाइट है, फिर इसके बाद बच्चों म्यू है जिसको परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं, उसका भी हम डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम इजीली कर सकते हैं। इसके बाद हमने बात किया था कि हम डायमेंशन निकालेंगे किसका, दूसरा जो हमारा पार्ट था, दूसरा था डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो इसमें 2 क्वांटिटी था, पहला था डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। तो डायमेंशनलेस वेरिएबल में जैसे हम रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी बच्चों किसके बराबर होता है, इट इज डेंसिटी इन एयर अपॉन डेंसिटी इन वाटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ऊपर क्या होगा, इट इज़ ML⁻⁻3, नीचे भी क्या होगा ML⁻⁻3, दोनों कट हो जाएगा, M⁻0 L⁻0, T तो है ही नहीं तो उसका पावर 0, तो सिंपली इसको हम 1 लिख सकते हैं। फिर इसके बाद बच्चों क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी ये इनकी वैल्यूज़ फिक्स नहीं होती है, बट इनके पास कोई डायमेंशन नहीं होता। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो भाई स्पीड है, ऊपर भी स्पीड है, तो ये क्या हो जाएगा M⁻0 L⁻1 T⁻−1, नीचे भी वही होगा M⁻0 L⁻1 T⁻−1, तो इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा, M⁻0 L⁻0 T⁻0 हो जाएगा। इसके अलावा बच्चों स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके बराबर होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस।
तो डेंसिटी अपॉन डेंसिटी का रेशियो है, इसका भी कोई यूनिट एंड डायमेंशन बच्चों नहीं होगा। इसके अलावा क्या है, स्ट्रेन है, स्ट्रेन बच्चों किसके बराबर होता है, स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन होता है अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन। तो चेंज इन डायमेंशन यानी कि डायमेंशन यानी कुछ भी हो सकता है बच्चों, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, तो यानी ये सेम टाइप की क्वांटिटी का रेशियो है, तो इसलिए इसका भी कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होगा। m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0। ये बच्चों हमारा हो गया डायमेंशनल कांस्टेंट। अब हम दूसरा बात करेंगे डायमेंशनलेस, ये वेरिएबल हो गया। अब हम बात करेंगे दूसरा डायमेंशनलेस कांस्टेंट के बारे में। तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है क्या, जैसे हमारा नंबर्स हो गया 1 2 3 या पाई हो गया या ई हो गया, इनका कोई डायमेंशन भी नहीं होता है, ना तो कोई यूनिट होता है। ओके, तो ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट हो गया। इसके पहले जो हमने डिस्कस किया वो डायमेंशनलेस क्या था, वेरिएबल्स था। अब बच्चों हम बात करते हैं, हमारा जो तीसरा पार्ट था मैथमेटिकल फंक्शंस। मैथमेटिकल फंक्शंस, मैथमेटिकल फंक्शंस में पहला हमारा जो रहेगा वो कैलकुलस का रहेगा ना, कैलकुलस फंक्शंस। तो इसमें हम पहले डेरिवेटिव वाला डेरिवेटिव फंक्शन, डेरिवेटिव्स का हम फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे हमको बोला गया कि dx अपॉन dt का डायमेंशन फाइंड आउट करो, जहाँ पे x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और t क्या है, टाइम है। तो हमको बोला गया ऐसा कि dx बाई dt का डायमेंशन फाइंड आउट करो, x डिस्प्लेसमेंट, t टाइम है। तो सिंपली हम बच्चों क्या करेंगे, हम इसको ऐसा लिखेंगे, x, हम dx की बजाय x का डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे, dt की बजाय t का डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे। तो x क्या डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका क्या हो जाएगा l पावर 1, और यहाँ पे टाइम का क्या हो जाएगा t पावर 1, यानी सिंपली क्या हो गया, ये l t पावर -1 हो गया। m पावर 0 भी ऐड कर सकते हैं। अगर हमको ऐसा बोला गया d2x बाई dt स्क्वेयर का डायमेंशन फाइंड आउट करो, तो इसको जहाँ पे x क्या डिस्प्लेसमेंट है, t क्या टाइम है, तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, x का डायमेंशन निकालेंगे अपॉन t स्क्वायर का डायमेंशन निकालेंगे बच्चों, ये d हटा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, l पावर 1 और नीचे क्या हो जाएगा, t पावर 2 हो जाएगा। तो ये डायमेंशन क्या हो जाएगा, l t पावर -2। आप चाहो तो आगे m का पावर 0 ऐड करके लिख सकते हो। अगर हमको बोला गया कि आप dv बाई dt का डायमेंशन फाइंड आउट करो, तो dv बाई dt का क्या हो जाएगा बच्चों, v क्या है, सपोज वेलोसिटी है, और t क्या है, टाइम है। तो हम यहाँ पे v का डायमेंशन लिखेंगे अपॉन नीचे टाइम का डायमेंशन लिखेंगे। तो v का डायमेंशन क्या होता है, इट इज़ l t पावर -1, m पावर तो 0 होता ही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा t पावर 1, इसको ऊपर ले जाएंगे तो एक और माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा l t पावर -2, राइट। ये हो गया हमारा डिफरेंशियल यानी डेरिवेटिव फंक्शंस का या डेरिवेटिव्स का डायमेंशन कैसे निकालते हैं। ओके बच्चों, अगर आपको d ओमेगा बाई डी टी दिया है तो ओमेगा बाई टी का डायमेंशन निकाल लो, वही डायमेंशन होगा। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का कुछ हम क्या करेंगे, डायमेंशन निकालेंगे इंटीग्रल फंक्शंस का या इंटीग्रेशन का, है ना। जैसे हमको ऐसा दिया है, ऐसा बोला जाए कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ इंटीग्रल ऑफ dx, सॉरी ऐसा बोला जाए इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी टी का निकालो, v इंटू डी टी का डायमेंशन बोल दिया गया। तो इसका डायमेंशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेंगे एंड दिस इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन साइन हटा देंगे, v क्या है, सपोज वेलोसिटी है, t क्या है, टाइम है, तो v का डायमेंशन लिख लेंगे इंटू यहाँ पे क्या करेंगे, t का डायमेंशन लिखेंगे। तो v का डायमेंशन बच्चों पता है l t पावर -1 स्क्वायर ब्रैकेट में इंटू t का कैपिटल T हो जाएगा, तो ये हो जाएगा l t पावर -2 हो जाएगा। अगर हमको ऐसा बोला गया कि इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा इंटू डी टी का फाइंड आउट करो, तो बच्चों हम सीधे सीधे इसका डायमेंशन लिखने के लिए क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टी। ओमेगा का बच्चों आपने निकाला ही हुआ है, क्या होता है, इट इज़
टी पावर -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा टी पावर 1, तो टोटल पावर क्या हो जाएगा 0। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इट इज़ m पावर 0 l पावर 0, और यहाँ पे t का पावर +1 -1 है, तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी इसका डायमेंशन 1 हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ ले लेते हैं, अगर आपको और किसी का डायमेंशन पता करना है, जैसे हमने ऐसा ले लिया इंटीग्रल ऑफ a इंटू डी ले लिया, इसका a क्या है एक्सेलरेशन है और v क्या है वेलोसिटी है, इसका डायमेंशन पूछा गया, तो सीधे सीधे आप ऐसा लिख लो इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v। इंटीग्रेशन ऑफ a क्या होता है, इट इज़ l t पावर -2, और इंटीग्रेशन ऑफ v क्या होता है l t पावर -1, तो ये हो जाएगा l t पावर 2 एंड t पावर -3 हो जाएगा। ओके, तो ये बच्चों हो गया इंटीग्रेशन का, कुछ इंटीग्रल फंक्शंस का डायमेंशन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, ये तो हो गया हमारा कैलकुलस फंक्शन। कैलकुलस में डिफरेंशियल और इंटीग्रल दोनों टाइप के फंक्शंस आते हैं। अब दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, हमने बात किया था कुछ लॉगरिथमिक फंक्शन का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो याद रखना, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये देख लेते हैं, जैसे हमारे पास साइन थीटा है, तो साइन थीटा या कॉस थीटा या टैन थीटा, हमको पता है कि थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो साइन थीटा का, कॉस थीटा का, टैन थीटा का कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। कोई भी डायमेंशन नहीं होगा मतलब m पावर 0 l पावर 0 t पावर 0 है ना, तो ये इनका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, यानी साइन थीटा का डायमेंशन क्या होगा 1 होगा। 1 का मतलब m पावर 0 l पावर 0 t पावर 0। अगर साइन थीटा का डायमेंशन नहीं होगा तो इसका आर्ग्यूमेंट का भी कोई डायमेंशन नहीं होगा, यानी थीटा का भी डायमेंशन वही होगा, क्या होगा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं m पावर 0 l पावर 0 t पावर 0, या सिंपली 1 लिख सकते हैं, इसका भी सेम होगा m पावर 0 l पावर 0 t पावर 0, यानी 1 हो गया। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसके आर्गुमेंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। दूसरा, किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, जैसे हमने ऐसा लिख लिया log ऑफ ax प्लस b, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, वही सेम 0 ही होगा, l पावर 0 t पावर 0 या 1 लिख सकते हैं। तो सिमिलरली इसका आर्ग्यूमेंट का भी कोई डायमेंशन नहीं होगा, यानी ax प्लस b का भी कोई डायमेंशन नहीं होगा, यानी हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, या सीधे सीधे ये लिख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, तो जैसे हमने यहाँ पे ऐसा लिख लिया e⁻ax प्लस b, इसका डायमेंशन पूछा था, तो इसका भी डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है 0, या हम 1 लिख सकते हैं इसको। तो इसके आर्ग्यूमेंट का भी कोई डायमेंशन नहीं होगा, यानी ax प्लस b का भी कोई डायमेंशन नहीं होगा, m पावर 0 l पावर 0 t पावर 0। बच्चों इसके साथ ही हम इसको 1 भी लिख सकते हैं। अब ax प्लस b का कोई डायमेंशन नहीं होगा, इसका ये मतलब नहीं है कि a और b का कोई डायमेंशन नहीं हो या x का डायमेंशन, इस पूरे का कोई डायमेंशन नहीं है, बस इसके अंदर जो टर्म्स हैं उनका डायमेंशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है बच्चों। तो ये हमारे कुछ क्वांटिटीज़ थी जिनका हमने डायमेंशन क्या किया, डिटरमाइन कर लिया। तो बच्चों आज हमने डायमेंशन सीख लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके 3 एप्लीकेशंस कौन कौन सा है, पहला टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल इक्वेशन, दूसरा टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर, एंड तीसरा टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेटेड क्वांटिटीज। ओके, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, ये पूरा आप प्रैक्टिस करो पहले घर पे जाके, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर अच्छे से इनका एप्लीकेशन करेंगे। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, चलिए बाय बाय, थैंक यू।